हे यूट्यूब, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट यानी कि नोड जेएस को। बट इसके पहले कि हम नोड जेएस को समझे यानी कि जावास्क्रिप्ट को समझे, ज़रूरत है कुछ मिथ्स को और कॉमन क्वेश्चंस को क्लियर कर लेने की, जिसके लिए हमें समझना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का एवोल्यूशन और हिस्ट्री, जो कि 1 घंटे की हिस्ट्री क्लास जैसी बिल्कुल नहीं होगी। हम बहुत जल्दी समझेंगे एवोल्यूशन और हिस्ट्री को, ताकि हम कुछ कॉमन क्वेश्चन क्लियर कर सके, जैसे कि डॉम मैनिपुलेशन क्या है, नोड जेएस पाइथन से बेटर है या नहीं, नोड जेएस एक अच्छा वेब फ्रेमवर्क है या नहीं, और ब्राउजर जावास्क्रिप्ट एंड कंप्यूटर यानी सर्वर जावास्क्रिप्ट में क्या फ़र्क होता है। तो अगर हम शुरुआत करें हिस्ट्री से, तो 1990 वो टाइम था जब पहले बार हमारे पास इंटरनेट आया था, टिम बर्नर्स ली के कारण, और उन्होंने उस टाइम पहला वेब सर्वर भी बनाया था। बट उस टाइम जावास्क्रिप्ट की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद 1990s के आसपास नेटस्केप ने अपना ब्राउज़र लॉन्च किया, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और 1992-1993 के टाइम में नेटस्केप एक ऐसा वेब ब्राउज़र था जो मार्केट में 80% शेयर होल्ड करता था। तो 1993 में नेटस्केप ने सोचा कि क्यों ना अपने ब्राउज़र को यानी कि वेबसाइट को थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने ब्रेंडन ईच नाम के एक व्यक्ति को हायर किया, जिन्हें काम दिया गया था कि वो जल्द से जल्द एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए जिसे यूज़ करके फ्रंट एंड में हम और भी ज़्यादा इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकें वेबसाइट्स में। अब ब्रेंडन ईच ने थोड़ा सा अच्छा काम किया, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्चुअली अच्छा काम किया। उन्होंने 10 दिन में ही एक ऐसा लैंग्वेज स्टार्ट किया जो कि जावा और स्कैला के बेस्ड पे था, और उसे उन्होंने नाम दिया गया मोचा। जी हाँ, 1993 तक जावास्क्रिप्ट का कोई भी एविडेंस नहीं था। अब मोचा एक्चुअली जावा और C++ जैसे सिंटेक्स के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स को होल्ड करता था, जो कि अब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बात आगे बढ़ी और अलग अलग जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स को लाया गया अलग अलग कंपनीज के द्वारा। मोचा से लावास्क्रिप्ट नाम दिया गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउजर के साथ उसे जेएसक्रिप्ट बना दिया, फिर उसे एक्शन स्क्रिप्ट कहा गया, फिर उसे जावास्क्रिप्ट कहा गया, और फाइनली यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन यानी कि एक्मा ने मिलकर कुछ स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश किया, और फिर कुछ लोग उसे एक्मा स्क्रिप्ट भी कहने लगे। बट जैसे कि हम जानते हैं, आज भी जावास्क्रिप्ट का एक ही नाम है जो फेमस है, और वो है जावास्क्रिप्ट खुद। तो 2008 में जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी क्या था? गूगल ने अपना क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया, जो कि एक अलग ही जावास्क्रिप्ट इंजन पे बेस्ड था, जो कि है V8 इंजन। अब जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है? तो जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउज़र को इंटरप्रेट करने के लिए एक जावास्क्रिप्ट इंजन की जरूरत होती है। अब अलग अलग ब्राउज़र अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन पे वर्क करते हैं, जैसे कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एज है वो चक्रा इंजन पे बेस्ड है, फायरफॉक्स स्पाइडरमैन के इंजन पे बेस्ड है, क्रोम चक्रण इंजन पे बेस्ड है, और अब हमारा ओपेरा चक्रण इंजन पे बेस्ड, और हमारा क्रोम V8 इंजन पे बेस्ड है। अब V8 इंजन बहुत ही पावरफुल था, साथ में बहुत ही फास्ट था। तो 2009 के मई में रैंड डैल नाम एक व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना जावास्क्रिप्ट को, यानी कि जो V8 इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट को एक्सिक्यूट करता है, उसे ब्राउजर से निकाल के एक C++ प्रोग्राम में रैप किया जाए, ताकि उसे यूज़ करके हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर पर भी जावास्क्रिप्ट को रन और एक्सिक्यूट कर सके। और इस प्रोग्राम को उन्होंने नाम दिया Node.js, जो कि एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का। आसान शब्द में कहें तो एक कंपाइलर या फिर आप इंटरप्रेटर कह सकते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के लिए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो जो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे अपने ब्राउज़र में, जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते थे, विंडो ऑब्जेक्ट को यूज़ करते थे, अब उसके साथ साथ Node.js के साथ, जैसा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, वैसे ही हम सर्वर बना सकते थे, फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते थे, जिस कारण Node.js का जो एरिया ऑफ यूज़ था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि जावास्क्रिप्ट का Node.js के कारण एरिया ऑफ यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि क्या Node.js पाइथन से बेटर है या नहीं, तो काफ़ी सिंपल सी बात है कि Node.js एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो इसलिए ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है। साथ में क्या Node.js ASP.NET Django Ruby on Rails जैसे वेब फ्रेमवर्क से बेटर है या नहीं, तो अगेन Node.js सिर्फ एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। जो एक्चुअल लैंग्वेज यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो है जावास्क्रिप्ट, और सारे फ्रेमवर्क्स जावास्क्रिप्ट के होते हैं। जैसे कि अगर हम वेब फ्रेमवर्क की बात करें तो हम एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। अब इसके पहले कि हम इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, और ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट से हट के जब हम अपने जावास्क्रिप्ट को कंप्यूटर पर एक्सिक्यूट करते हैं तो क्या चेंजेस आती हैं, सबसे पहले हमें Node.js ब्राउज़र टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करना होगा। अब आई होप कि सब किसी के पास पहले से एक ब्राउज़र इंस्टॉल्ड होगा ही। तो अगर हम Node.js की बात करें तो सिंपल सी Node.js की वेबसाइट है, जहाँ पर हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम है जिसे क्रोम के V8 इंजन पे बनाया गया है। अब यहाँ पे हमें दो वर्जन्स दिखेंगे, एक होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो कि बग फ्री होता है ऑलमोस्ट, और एक होता है करेंट वर्जन जो कि आप बोल सकते हैं कि एकदम लेटेस्ट होता है लेकिन उस पर बग्स हो सकते हैं। तो लेट्स से हम लॉन्ग टाइम सपोर्ट वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं।
साथ में अगर आप इस कोड को रन और एक्सिक्यूट करना चाहते हैं तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। काम वैसे तो नोटपैड से भी बन सकता है, बट आई सजेस्ट कि एटलीस्ट विजुअल स्टूडियो कोड तो सबके पास होना ही चाहिए। तो इसे हम डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं, फिर देखते हैं कि डॉम मैनिपुलेशन कौन सी चीज़ होती है और Node.js में ऐसा क्या है जो कि हम डॉम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि डॉम मैनिपुलेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस Node.js का काफ़ी सिंपल है। हम बस अपने इस डाउनलोडेड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो हम इस विंडोज़ इंस्टॉलर पैकेज को रन कर सकते हैं। रन करते हैं, ये खुद से हमारे सारा काम कर देगा, हमें बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है टर्म्स को एक्सेप्ट करके। और यहाँ पर ये ऑलरेडी इसे पाथ में भी ऐड कर देता है, तो हमें उससे भी हमें कोई इशू नहीं है। सो हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑटोमेटिकल इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स, फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है तो मैं सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ और हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट एडिटर की भी ज़रूरत है, विजुअल स्टूडियो कोड की। सो आई होप कि सबको पहले से एक टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना आता हो। अब Node.js के इंस्टॉल होने के बाद ये चेक करने के लिए कि Node.js सच में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, हम सिंपली अपने कमांड प्रॉम्प्ट को खोल के नोड स्पेस डबल - वर्जन टाइप कर सकते हैं और अगर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन होगा तो हमें कोई भी वर्जन मिल जाएगा, यानी कि वो वर्जन जो कि हमने डाउनलोड इंस्टॉल किया, हमने 12.16.3 डाउनलोड इंस्टॉल किया था, तो ये हमारा काम बन जाएगा। साथ में हमें npm भी चाहिए होता है जो कि नोड पैकेज मैनेजर है और अब वो बाय डिफ़ॉल्ट शिप होता है नोड के साथ ही, तो npm भी हम चेक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, npm स्पेस डबल - वर्जन और हमें नोड पैकेज मैनेजर भी मिल गया। तो अब इसके पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में। हम पहली बार जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, हम देखेंगे कंसोल लॉग क्या है, बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोड कैसा दिखता है, कमेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स लैडर, लूप्स, वाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, अरे के सारे मेथड्स, अरे के बहुत सारे इटरेटर्स, उसके साथ फंक्शंस, फंक्शन के रिटर्न टाइप्स, पैरामीटर, और उसके बाद हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को। तो अब जबकि हमने Node.js इंस्टॉल कर लिया है, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, ये VS कोड जिसके बारे में हमने पहले से बात की थी, तो इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर होते हैं जो कि प्रोडक्शन लेवल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बट फिलहाल अगर कोई इसे यूज़ करना चाहता हो तो सिंपल से वेबसाइट से जाकर सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे VS कोड ऑलरेडी ओपन कर रखा है और मैं इसमें एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, Node.yt, इसे हम इसमें ओपन कर लेते हैं। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसमें ओपन हो जाएगा। अब इसके पहले कि हम Node.js की बात करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिख के ये दिखाता हूँ कि एक्चुअल डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है और हमारा Node.js कैसे काम करता है। तो डॉम मैनिपुलेशन के लिए, यानी कि ब्राउज़र को, यानी कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र में रन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक HTML फाइल की। जैसे कि अगर मैं बिना HTML फाइल के लेट्स से एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसे हम नाम देते हैं script.js। फाइन, वैसे हम जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट को HTML के अंदर भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल हम एक बाहर की फाइल क्रिएट कर लेते हैं script.js। उसके अलावा मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.js। अब हो सकता है कि अभी बहुत सारा कोड सबको समझ में ना आए, बट ये बस ये देखने के लिए कि कैसे फ़र्क पड़ता है ब्राउज़र का जावास्क्रिप्ट पे और जावास्क्रिप्ट का बिना ब्राउज़र के, यानी कि हमारे PC पे एग्जीक्यूट करने पे। एंड मैंने HTML को गलत लिखा है, सो HTML। फाइन, अब HTML कोड, और आई थिंक कि सबको थोड़ा तो पता होगा, ये है मेरा सिंपल सा HTML कोड जिसे जो कि कुछ नहीं करेगा फिलहाल। अब script.js में हम थोड़ा सा ऐसा कोड लिखते हैं जो कि हमारे ब्राउज़र में रन कर सके, जैसे कि एक सिंपल सा अलर्ट होता है। सो हम एक अलर्ट लिख लेते हैं, लेट्स से हाय। अब हमें इस script.js को अगर हम यहाँ से मैं कॉपी पाथ करता हूँ और डायरेक्टली अगर मैं इसे ब्राउज़र में पेस्ट करके रन करूँ तो एक्चुअली हमें पूरा कोड दिख जाता है। तो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट हम अपने ब्राउज़र में अगर रन करेंगे तो हमें डायरेक्ट कोड दिख जाएगा। जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमें डॉम की ज़रूरत होती है, यानी कि HTML की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये है HTML, अगर मैं यहाँ से पाथ कॉपी करूँ और इससे अगर हम ब्राउज़र में रन करें तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे जावास्क्रिप्ट में, हमारे HTML में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ एक H1 हेडिंग में, लेट्स से हे। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमें यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है। अब ये दिखाने के लिए कि जावास्क्रिप्ट को हम अपने HTML में कैसे रन कर सकते हैं, हमें यहाँ पर इसे एक स्क्रिप्ट टैग से कॉल करना होता है। से होता है एक स्क्रिप्ट टैग, जहाँ पर हमें बताना होता है src, और जहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर script.js को कॉल कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो हमें ये अलर्ट दिखेगा जो कि आ रहा है हमारे जावास्क्रिप्ट से। तो ऐसे जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में रन करता है। डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये है मेरा पूरा सोर्स कोड। यहाँ पर मुझे एक हे टेक्स्ट दिख रहा है और आप देख सकते हैं बॉडी में एक H1 है जिसमें लिखा हुआ है। अब डॉम मैनिपुलेशन क्या करते हैं, लेट्स मैंने यहाँ पर एक बटन ऐड कर दिया अपने इस H1 के बाद, और इस बटन को मैंने टेक्स्ट दिया है क्लिक मी टू चेंज। फाइन,
और अब इस बटन को मैं दे देता हूँ एक ऑन क्लिक, और ये ऑन क्लिक होगा एक फंक्शन जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट का होगा, लेट्स से माई func, ये हो गया फंक्शन। अगर किसी को कोड नहीं समझ में आ रहा तो उससे कोई इशू नहीं, हम ये देख रहे हैं कि डॉम मैनिपुलेशन एक्चुअली होता क्या है। अब इस माई फंक्शन को अगर मैं अपने जावास्क्रिप्ट में कोड करूँ, लेट्स से फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम होगा माई फंक्शन, और यहाँ पे हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल सा जावास्क्रिप्ट कोड है। हम एक एक्स वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं अपने h1 को, यानी कि गेट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी होता है। उसके बाद हम उस एक्स वेरिएबल से अपने इस h1 के इनर टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये जो हेडिंग है ये आईडी है जो कि हमारे h1 में अवेलेबल है, तो इससे हम इसे कॉल कर। अब अगर मैं इसे सेव करूँ, इस h1 को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपना अलर्ट दिख जाएगा जो कि जावास्क्रिप्ट से है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पर h1 में एक हेडिंग है जो इसका आईडी है, हेडिंग और टेक्स्ट है हे। बट अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो अब देखेंगे कि ये डॉम यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये टेक्स्ट है देसी प्रोग्रामर, और हमें अपने फ्रंट एंड में भी देसी प्रोग्रामर दिख रहा है। तो ऐसा होता है हमारे ब्राउज़र का जावास्क्रिप्ट जो कि बिना HTML के, यानी कि बिना डॉम के रन नहीं कर सकते। अब जो हमारा नॉर्मल HTML होता है, यानी कि जो Node.js से हम रन, जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होता है जो कि हम Node.js से रन करते हैं, लेट्स उसके लिए मैं एक फाइल बना देता हूँ app.js। अब इस app.js के कोड को अगर हम Node.js से रन करेंगे तो हमें इसके लिए ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे कुछ अगर प्रिंट करना चाहूँ तो हम यूज़ करते हैं console.log, लेट्स हम प्रिंट कर देते हैं ये, इसे सेव करते हैं। अब मुझे इसे एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरत है अपने कमांड प्रॉम्प्ट की, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, उस डायरेक्टरी में नेविगेट कर लेते हैं जहाँ पर ये कोड है, और अब यहाँ पे मुझे बस यूज़ करना है नोड, और स्पेस देके अपने इस फाइल का नाम जो कि है app.js एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे हे दिख रहा है। अगर मैं नोड को यूज़ करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ script.js को, तो हमें एरर दिखेगा कि एलर डिफाइन नहीं है, document.get element by id डिफाइन, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे Node.js में अवेलेबल नहीं है। अब हम जब ये समझ चुके हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि Node.js की आखिर जावास्क्रिप्ट सीखना क्या चाहिए और कैसा चाहिए, डॉम मैनिपुलेशन सीखना चाहिए या फिर Node.js सीखना चाहिए। तो अगर किसी को वेब डेवलपमेंट करनी है तो उसे फ्रंट एंड के लिए डॉम भी आना जरूरी है, और अगर बैक एंड Node.js में करें तो फिर Node.js भी आना जरूरी है। अगर किसी को Node.js को यूज़ करके लेट्स से डेस्कटॉप ऐप बनाने हैं या फिर कुछ और करना है जिसका काम वेब डेवलपमेंट से नहीं हो, तो फिर उसे डॉम मैनिपुलेशन सीखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे खास बात यह है कि जो भी हमारे जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स, लूप्स, ब्रेक, अरेज, फंक्शंस, मेंबर मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स, अरे मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लास, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्चरिंग एंड ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये Node.js या फिर फ्रंट एंड में डॉम मैनिपुलेशन दोनों में सेम होता है, क्योंकि ये JS का कॉन्सेप्ट है। मॉड्यूल्स अलग होंगे, जैसे कि HTTP मॉड्यूल, फाइल सिस्टम, एक्सप्रेस, ये सब के लिए ये सब का काम डॉम में नहीं पड़ेगा। उसके अलावा कोई Electron.js यूज़ कर रहा है तो उसका डॉम में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी को डॉम सीखना है या फिर Node.js सीखना है, उसे फाइनली वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, ये सारी बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने से, जिसके लिए ऑब्वियसली मुझे अपने ब्राउज़र नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत है बस अपने इस टेक्स्ट एडिटर की जहाँ पर हम यूज़ लिखेंगे कोड, और फिर ये कमांड प्रॉम्प्ट जहाँ पर हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। फाइन, अब शुरुआत करते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से, एंड आई होप कि सबको प्रोग्रामिंग बेसिक्स पहले से पता हो। बेसिक्स मतलब काफ़ी बेसिक्स, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, उसके अलावा बेसिक वेरिएबल्स का मतलब क्या है, या फिर डेटा टाइप सिंपल से क्या होते हैं, बाकी सारी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में प्रिंट स्टेटमेंट की। तो हमारे पास है console.log जो कि प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पास करते हैं ये क्या करता है, हमारे स्क्रीन पे प्रिंट करता है। अब जो नॉर्मल हम कोड लिखते हैं, जैसे हम C++ जावा में कोड लिखते हैं, तो नॉर्मल हमें बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, हेडर फाइल जिन्हें हम बोलते हैं उन्हें इंपोर्ट करते हैं। बट जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर हमें सिंपल सा जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो हमारी फंक्शनैलिटीज होती है ऑलरेडी प्री बिल्ट होती है, जैसे हम Node.js से कॉल करेंगे। तो कुछ भी हमें प्रिंट करना अगर अपने स्क्रीन पे, तो हमें बस यूज़ करना होता है console.log, और वहाँ पर हम स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं, लेट्स से हे, और ये जैसा कि हमने अभी भी देखा आराम से प्रिंट हो जाएगा। ओके, नोड स्पेस app.js हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो है कमेंट्स का, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने का सिंपल तरीका है। पहली बात कि अगर आप VS कोड यूज़ करें तो आप सिंपली कंट्रोल और
फॉरवर्ड एरो, यानी कि अगर आप मैक यूज़ करें तो कमांड एंड फॉरवर्ड एरो प्रेस करेंगे एक साथ तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। बट नॉर्मल अगर कमेंट की हम बात करें तो 2 एरोज़ के साथ, यानी कि 2 फॉरवर्ड स्लैसेस के साथ जो हम कोड लिखेंगे वो एक कमेंट होता है। इसके अलावा एक फॉरवर्ड एरो, एक फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टार, और ये स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश से जो हम एंड करेंगे ये भी कमेंट होगा। फ़र्क इतना है कि ये मल्टी लाइन होगा। कूल। ये अगेन बेसिक है, जैसा कि C++ या फिर जावा में कमेंट स्ट्रक्चर होता है वो। वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, अगेन काफ़ी सिंपल है। वेरिएबल का जो रूल होता है हमारे बेसिक दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जावास्क्रिप्ट में भी कुछ ऐसा ही है वेरिएबल का रूल। वेरिएबल नेमिंग रूल की अगर हम बात करें तो वही सिंपल नेमिंग रूल है जो कि जनरल होता है कि इसमें लेटर्स होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए, अंडरस्कोर्स होने चाहिए, कोई और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। केस सेंसिटिव होते हैं, इन्हें हम किसी लेटर से बिगिन कर सकते हैं, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। और जो भी जावास्क्रिप्ट के रिजर्व वर्ड्स है जैसे कि कंसोल, वॉर, लेट, कॉन्स्ट, इन सब का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वॉर एक्स एक वैलिड, एक्स यहाँ पर एक वैलिड वेरिएबल है। वॉर तो यहाँ पर वॉर वैलिड वेरिएबल नहीं है क्योंकि वॉर पहले से एक कीवर्ड है। इसके अलावा वॉर 5x एक वैलिड वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पर हमें एक रेड अंडरलाइन भी दिख रहा है। टेक्स्ट एडिटर्स की एक्चुअली एडवांस टेक्स्ट एडिटर जैसे कि हमारा VS कोड या फिर एटम्स की एक खासियत होती है, इसे हम लिंटिंग बोलते हैं। कोड को बिना एग्जीक्यूट किए भी हमें एरर दिख जाएगा। अगर हम नोटपैड में ये लिखेंगे तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि एरर है या नहीं है। तो बस ये सिंपल सा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक बात ये है कि जावास्क्रिप्ट में हम हमेशा किसी भी लाइन ऑफ कोड को एक सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। बट अगर हम इसे सेमी कॉलन से टर्मिनेट नहीं भी करें और इसे हम एक्सिक्यूट करें तो अब देखेंगे कोई एरर नहीं होगा। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक बहुत ही फॉरगिविंग लैंग्वेज है। फॉरगिविंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर हम सेमी कॉलन नहीं भी यूज़ करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जावास्क्रिप्ट हमें कुछ ऐसा एरर और वार्निंग शो नहीं करेगा कि आपने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ क्यों नहीं किया। फिर भी ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि किसी भी कोड के एंड में हम एक सेमी कॉलन का यूज़ करें ही। अब अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऑब्वियसली बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जैसे कि किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। हम नॉर्मली बात करेंगे सिर्फ नंबर्स की, स्ट्रिंग्स की और ऑब्जेक्ट की। ऐसा क्यों है? रीज़न ये है कि जब भी हम C++ या फिर जावा जैसे स्टैटिक टाइप लैंग्वेज की बात करते हैं, अब स्टैटिक टाइप लैंग्वेज क्या होता है? तो कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पर किसी वेरिएबल के पहले हमें उस वेरिएबल के डेटा टाइप को टाइप कास्ट करना पड़े। जैसे कि अगर हम C++ जावा की बात करें तो हमें किसी भी लेट्स से हमें कोई इंट वेरिएबल चाहिए तो हमें इंट एक्स लिखना पड़ेगा, तो जाकर वो एक इंटीजर वेरिएबल होता है। लेट्स से हमें कोई कैरेक्टर चाहिए तो हमें कैर लिखना पड़ता है। बट जावास्क्रिप्ट में हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो कि बिल्कुल भी पाइथन की तरह एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। डायनामिक टाइप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि कोई भी एक वेरिएबल किसी भी डेटा टाइप को होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये x है, अगर मैं अभी इस x को 12 असाइन कर रहा हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में एक नंबर है, और लेट्स हम प्रिंट करने की कोशिश करें 12 को, जिसके लिए हमें यूज़ करना होता है console.log। और जब हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो हमें अपने इन 2 कोट्स की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली x टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसे रन करूँ तो सिंपली आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 12 प्रिंट करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि अगर मैं इसी x को फिर से असाइन करूँ एक और वैल्यू, लेट्स से फ्रेंड्स, एंड अब अगर हम इसे प्रिंट करने की कोशिश करें तो भी हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। मैं इसे अगर सेव करूँ, पेस्ट करूँ, प्रिंट करते तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। सेम x एक बार एक नंबर को होल्ड कर सकता है और दूसरी बार किसी स्ट्रिंग को होल्ड कर सकता है। तो ये है जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट कि हमें यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा टाइप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण एक इशू भी होता है क्योंकि कई बार ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमें स्पेसिफिक डेटा टाइप पे यूज़ करना होता है, जिसके लिए एक टाइप ऑफ ऑपरेटर भी है जिसके बारे में हम बात करते हैं तुरंत। उसके पहले हम देख लें कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब अगेन जैसा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट होता है, हमारे जावास्क्रिप्ट में भी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट यही होता है। ऑपरेटर्स वैल्यू को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो मैथमेटिकल ऑपरेटर हो तो। ऑपरेटर्स वैल्यूज़ की ट्रू या फॉल्स को कैलकुलेट करते हैं कंडीशन के बेस्ड पे अगर वो बुलियन ऑपरेटर हो तो। साथ में लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो कि अपने 2 सेट के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में अगेन हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, प्लस इज इक्वल टू, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलस एंड सो ऑन। हमारे पास यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हैं जो कि ऐसे दिखते हैं, जिसका ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। हमारे पास यहाँ पे एक और अलग से ऑपरेटर है जो कि हमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं दिखते हैं, और वो है कि असाइन टू ऑपरेटर्स। वैसे नॉर्मली इसे हम
एडिशनल असाइनमेंट्स, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि हम जो नॉर्मल एडिशन करते हैं तो मुझे ऐसे यूज़ करना होता है कि x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 12। इसका मतलब ये होता है कि जो x वेरिएबल है उसमें 12 ऐड करके वापस उसकी वैल्यू x में ही पुट कर दो। लेकिन एडिशन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि हम इस प्लस साइन को यहाँ पे नहीं यूज़ करके हम यहीं पे बोलते हैं प्लस इज इक्वल टू। तो इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड का मतलब यही होता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 12, लेकिन हम लिखते हैं उसे ऐसे है कि x प्लस इज इक्वल टू 12। अब बाकी सारे जो हमारे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स हैं वो तो काफ़ी सिंपल है, बट यहाँ पर एक ऑपरेटर है जो कि थोड़ा सा अलग है, और वो है इक्वल टू एंड इक्वल टाइप। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करने की कोशिश करूँ console डॉट लॉग x इज इक्वल टू 12, ओके, इसे हम सेव करते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं। सो अगर किसी को नहीं पता है तो हम एक्चुअली ऐसे डायरेक्ट इन ऑपरेटर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, और अगर ये ट्रू होगा तो हमें ट्रू दिखेगा, या फॉल्स होगा तो फॉल्स दिखेगा। सो x यहाँ पे 12 है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू कोट्स के अंदर मैं 12 डालूँ तो ये होता है कि स्ट्रिंग ऑफ 12। इसे अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये भी आपको ट्रू दिखेगा। अब ये जावास्क्रिप्ट का एक थोड़ा सा इशू था जब जावास्क्रिप्ट बना था तब, कि ऐसे में तो x एक नंबर भी हो सकता है और x एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, राइट। सो 12 को जब हम एज ए नंबर यूज़ करके चेक करते हैं तो भी जावास्क्रिप्ट ट्रू बोलता है, 12 को जब हम एज ए स्ट्रिंग यूज़ करके चेक करते हैं तो भी जावास्क्रिप्ट ट्रू बोलता है। तो ये है हमारा सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंपली यूज़ करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमें एक और ऑपरेटर देता है जो कि चेक करता है कि ना सिर्फ वैल्यू बल्कि टाइप भी इक्वल हो। इसके लिए हमें 2 की जगह 3 इक्वल टू साइंस का यूज़ करना होता है। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें एक फॉल्स मिलेगा। रीज़न क्या है? काफ़ी सिंपल है, x जो कि 12 है लेकिन x का टाइप 12 यानी कि x का टाइप जो वो इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर है, एक स्ट्रिंग नहीं है। एट द सेम टाइम अगर मैं x ट्रिपल इक्वल टू 12 करूँ तो मुझे ट्रू मिलेगा, क्योंकि अभी x की वैल्यू भी बराबर है और x का टाइप भी बराबर है। तो ये एक तरीका है ऑपरेटर को यूज़ करके डेटा टाइप को चेक करने का। एक दूसरा तरीका भी है डेटा टाइप को चेक करने का, और वो है टाइप ऑफ ऑपरेटर। उसे कैसे यूज़ करते हैं? हमें सिंपली लिखना होता है टाइप ऑफ, उसके बाद हम देते हैं अपना जो भी वैल्यू होता है वो, और फिर डबल इक्वल टू के साथ हम बताते हैं कि हम क्या चेक करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बिग इंट यानी कि बिग इंटीजर है कि नहीं, बुलियन है कि नहीं, फंक्शन है कि नहीं, नंबर है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, स्ट्रिंग, सिंबल एंड अनडिफाइंड है कि नहीं। अनडिफाइंड यानी कि वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि नंबर है कि नहीं, सेव करते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर रन करें तो ट्रू, क्योंकि एक्स ऑलरेडी एक नंबर है। अगर मैं बोलूँ स्ट्रिंग तो हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि एक्स जो है वो स्ट्रिंग नहीं है। तो यह है टाइप ऑफ ऑपरेटर। कॉलेज की यानी कॉलेज, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ की तरह हम यहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स को यूज़ करके दिखा के बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सिंपल है। अब हम देखते हैं सिंपल से इफ़ स्टेटमेंट्स को। तो जैसा कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, एंड मैं अगेन बता दूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंटैक्टिकली जावा, सी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसा है, लेकिन टू द कोर ये डायनेमिक टाइप पाइथन जैसे लैंग्वेजेस के जैसा है। यही कारण है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है अब, क्योंकि सिंटैक्टिकली अगर आपको सी प्लस प्लस आता है तो आप बहुत जल्दी देख सकते हैं। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो वहाँ पे हमारे इफ़ स्टेटमेंट कुछ ऐसे होते हैं कि इफ़ सम स्टेटमेंट देन कोलन, और फिर हमारे पास आते हैं स्टेटमेंट, जो कि थोड़ा सा लोगों को अलग लगता है। लेकिन अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ और हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट की बात करें तो हमें यहाँ पर सिंपल एक इफ़ डालना होता है, फिर हमारा यहाँ पर आता है कंडीशन, और फिर उस कंडीशन के बाद आते हैं हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट्स। तो ये सिंटैक्टिकली हमारा सी प्लस प्लस के जैसा ही है, और यहाँ पर कोड भी हमारा बिल्कुल वैसे हम रन कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से हमें यहाँ पे बुलियन कंडीशन चेक करनी है, तो मेरे पास एक वेरिएबल है x, और उस x की वैल्यू है लेट्स से 12। कंडीशंस यहाँ पे अगेन सिंपल है, तो यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग ट्रू, फाइन। सो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हमें यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगेन यूज़ कर सकते हैं लेट्स से x इज इक्वल टू 12, जिससे हमें सिंपल यहाँ पे ट्रू मिलेगा। अगर हम बोले x इज ट्रिपल इक्वल टू 12, अगेन हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि ये एक नंबर है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ x इज ग्रेटर देन 12, तो हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि ये 12 से बड़ा नहीं है, जिस कारण हमें हे के बाद यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो अब ये अगेन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं,
और एल्स स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होते हैं जब हमारा ये इफ़ का कंडीशन फेल हो जाता है। जैसे कि अभी x इज़ ग्रेटर देन 12 फेल हो जाएगा। एक्चुअली बहुत लोग ऐसा लगेगा कि ये फेल क्यों हो रहा है, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, x 12 के बराबर है बट बड़ा नहीं है। तो एक्चुअली कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए क्योंकि कोई नंबर अपने आप से बड़ा या छोटा तो नहीं हो सकता है। बट यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली यूज़ करता है कि कोई भी नंबर यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर नंबर या फिर कोई मेथड हो वो अपने से ना तो बड़ा हो सकता है ना तो अपने से छोटा हो सकता है, यानी कि बराबर ही होना चाहिए। सो एनीवेज ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो हम कॉल कर सकते हैं इस एल्स स्टेटमेंट्स को, जहाँ पर हम कुछ और लॉक कर सकते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे लॉक करना है कंसोल डॉट लॉग फॉल्स। तो अब जब भी कोई स्टेटमेंट गलत होगी तो हम यहाँ पे फॉल्स दिखेगा। सेम टाइम अगर हम बोले एक्स इज लेस देन 12 ये भी गलत है, हमें यहाँ पर भी फॉल्स दिखेगा। अगर हम बोले एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 12, ओके इक्वल टू साइन बाद में होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे ट्रू दिखेगा क्योंकि लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है। साथ में हम मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए हम इफ़ एल्स लैडर को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ बस बोलना होगा एल्स इफ़ लेट्स से एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो ये हो गया एक दूसरा एल्स का इफ़ स्टेटमेंट। तो अब ये इफ़ अगर गलत होगा तो फिर हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करेंगे, और अगर ये कंडीशन भी गलत होगी तो फिर हम इसके बाद एक और एल्स लगा सकते हैं। यहाँ पर हम एल्स भी लगा सकते हैं, एल्स इफ़ भी लगा सकते हैं। इसका फ्लो कुछ ऐसा होता है कि अगर ये फर्स्ट कंडीशन सही हो गई तो इसके आगे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर अगर ये फर्स्ट कंडीशन गलत है तो हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे, अगर वो गलत है तो फिर हम थर्ड को चेक करेंगे, अगर एग्जिस्ट करता है तो, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हम एल्स एग्जिस्ट करते तो हम एल्स को प्रिंट करेंगे, और अगर ये कंडीशन सही हो जाएगी तो हम ये पार्ट प्रिंट करेंगे और आगे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो यह सिंपल सा एल्स इफ का तरीका जिसे हम बोलते हैं एल्स इफ लैडर। इसके साथ साथ हमारे पास नेस्टेड एल्स इफ स्टेटमेंट भी होते हैं, जैसा कि किसी भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ भी डाल सकते हैं। तो लेट्स हमें लिखा है वॉर एक्स इज इक्वल टू 12, लेट्स हम बोलते हैं वॉर नेम इज इक्वल टू प्रिंस। तो अब यहाँ पे मैं अगर नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं इफ़ एक्स इज इक्वल टू 12, ये एक इफ़ है तो इसके अंदर हम एक और इफ़ यूज़ कर रहे हैं, इफ नेम इज इक्वल टू प्रिंस। तो अगर x 12 हो और नेम प्रिंस हो तो हम लॉग कर सकते हैं console डॉट लॉग की ट्रू। अब यहाँ पर हम कहीं पर बहुत यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पर हम अपने स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बहुत ऐसे पोजीशन है, जैसे कि इफ़ के बाद भी हम कुछ लॉग कर सकते हैं। तो ये लॉग वैसे ही लॉग हो जाएगा जैसे कि मेरा फर्स्ट इफ़ ट्रू हो, तो इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट इफ़ इज़ ट्रू। इसके बाद ये इफ़ चेक होगा, अगर ये इफ़ ट्रू हो तो हमारा सेकंड इफ़ ट्रू होगा तो हमारा ट्रू लॉग होगा। इसके बाद हम इस इफ़ के रेस्पेक्ट में एक एल्स भी कोड कर सकते हैं, और ये एल्स इस वाले इफ़ के रेस्पेक्ट में, यानी कि अगर नेम प्रिंस नहीं होगा तो फिर हम ये वाला पार्ट प्रिंट कर सकते हैं। सो लेट्स से console डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लॉग कर देते हैं फॉल्स। इसके बाद इस इफ़ के रेस्पेक्ट में भी हम एल्स लिख सकते हैं। तो ऐसे हम जितना उतना कर सकते हैं, इसे हम नेस्टेड इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स बोलते हैं, यानी कि इस इफ़ के अंदर मैं एक और इफ़ कर सकता हूँ या फिर एक और इफ़ एल्स इफ लैडर कर सकता हूँ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का। साथ में हमारे पास जावास्क्रिप्ट में स्विच भी होते हैं, एंड अगेन जैसा कि मैंने कहा जावास्क्रिप्ट पूरी तरह से सिंटैक्टिकली जावा एंड C++ पे बेस्ड है। तो स्विच का भी सेम सिंटैक्स है जो कि हमारे पास कहीं और रहेगा। हम यूज़ करते हैं एक स्विच एंड कम ऑन, और यहाँ पर इस स्विच में वैसे तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी सारा कोड मिल रहा है बट हम सारा कोड लिख लेते हैं। तो इस स्विच में हम डालते हैं कोई एक वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन, हम जो मन सो डाल सकते हैं। उस एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे केस होते हैं, सो वो केसेस होंगे उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के रिजल्ट पे। सो केस 1 मैं यहाँ पे 1 2 यूज़ कर लेता हूँ। केस 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा अगेन केस 1 के रेस्पेक्ट में जो भी कोड ब्लॉक होता है वो। इसके बाद हम अपना लेट्स से मैं केस 2 डाल देता हूँ, उसके रेस्पेक्ट में जो भी हमारा कोड ब्लॉक होता है वो। एंड में हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट तब एग्जीक्यूट करेगा जब इसमें से कोई भी सही नहीं हो। तो ये हो गया एक और दूसरा कोड ब्लॉक। अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहा हूँ सिंपली एक्स, फाइन। अभी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो हम इन तीनों में कुछ कुछ कोड डाल देते हैं।
अब अगर मैं इसे सेव करूँ एंड इसे अगर हम एक्सिक्यूट करें तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू 12 है ना तो वो 1 है ना तो वो 2 है, तो हमें दिख रहा है वैल्यू इज़ डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसे 2 कर दूं तो ये हो जाएगा वैल्यू इज़ 2 एंड वैल्यू इज़ डिफ़ॉल्ट। अब ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कि केस का पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर 1 सही हो जाए तो 2 एंड डिफ़ॉल्ट सारे एक्सिक्यूट होंगे, अगर 2 सही हो जाए तो भी डिफ़ॉल्ट एक्सिक्यूट होगा। जिसके लिए हम हर जगह ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जो कि एक वैसे तो ब्रेक बहुत ज़्यादा लूप में यूज होता है, लेकिन इसे लूप का कॉन्सेप्ट कहना सही बिल्कुल नहीं है। ब्रेक एंड कंटिन्यू दो सिंपल से हमारे कीवर्ड्स होते हैं। ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे कोड सही हो जाए तो उस कोड ब्लॉक के बाद, यानी कि उस पर्टिकुलर ब्रेक स्टेटमेंट के बाद हमें कोड को उस सिंपल से कोड ब्लॉक से बाहर निकाल देना है। आसान शब्द में समझे तो जब यहाँ पर ये ब्रेक सही हो जाएगा तो हमें ये जो दोनों पैरेंथेसिस के अंदर कोड ब्लॉक है हमें इससे बाहर निकल के सीधे यहाँ पे आ जाना है। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर लेट से हम कंटिन्यू लिख दें और ये कंटिन्यू सही होगा तो हम इस डिफ़ॉल्ट को छोड़ देंगे, बट हम बाहर नहीं आएंगे, हम वापस से शुरू से एक्सिक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट वैसे तो लूप्स में और ज़्यादा सही से क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल हम यहाँ पे अगर ब्रेक यूज़ करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही 2 सही होगा हम इसे ब्रेक कर देंगे और इस पर्टिकुलर प्लेस पे आ जाएंगे। अब वैसे तो स्विच की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हो कि या तो हम कोड को लूप में डाल देते हैं या फिर इफ़ एल्स लैडर यूज़ कर लेते हैं। बट कभी भी अगर ऐसा हो कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा इफ़ एल्स इफ लैडर हो तो इफ़ एल्स इफ लैडर के जगह हमें स्विच यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्विच इज़ इफ़ एल्स इफ लैडर से फास्ट होता है। एंड ऑलमोस्ट जो काम हम इफ़ एल्स इफ लैडर में करते हैं वो हम स्विच में भी कर सकते हैं। बात करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में हमारे लूप्स की। सो अगेन हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, जो कि बिल्कुल जिसका सिंटैक्स बिल्कुल हमारे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मिलता जुलता है। फॉर लूप में हम यूज़ करते हैं फॉर कीवर्ड, इसके बाद हमारे पास होता है जो हमारा चेक स्टार्ट, इसके बाद हमारा होता है चेक, फिर हमारा होता है इंक्रीमेंट, और यहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं। सो ओके, नॉट स्टैटिक रेंज, ये होगा चेक। एनीवे सिंपली लेट्स से हम बोल रहे हैं कि x को 2 से स्टार्ट करना है, राइट, और चेक करना है कि x 10 से छोटा है या नहीं, और x को इंक्रीमेंट करना है। सो लेट्स से x प्लस प्लस, और कर क्या रहे हैं हम अंदर, हम सिंपली x की वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हैं। सो लेट्स से console डॉट लॉग x सेव करते हैं। फिर इसे अगर रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमें इशू मिल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमा नहीं यूज़ करना था, हमें यहाँ पे यूज़ करना है सेमीकोलन। सो अब अगर हम इसे रन करें तो हमें 2 से लेकर 9 तक के नंबर्स मिलेंगे। तो सिंपली जो हमारे लूप्स का होता है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि लूप के ब्लॉक में जो कोड होता है हम उसे बहुत बार एक्सिक्यूट, मतलब जितना बार हमारा लूप एक्सिक्यूट करने को बोले हम उतने बार एक्सिक्यूट करते हैं। लूप कंट्रोल्ड फॉर्म में किसी भी कोड ब्लॉक को मल्टीपल टाइम एक्सिक्यूट करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि लेट्स से फेसबुक के पोस्ट, सारे पोस्ट ऑलमोस्ट सिंगल है, हम उसे एक लूप में डाल देंगे, बस हमें बार बार इमेज चेंज करना, नंबर ऑफ कमेंट चेंज करना, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे कंट्रोल कैसे करते हैं हम इसे, तो एक फॉर लूप को हम कंट्रोल करते हैं स्टार्ट से, चेक से और एंड से। तो ये लूप कुछ ऐसे एक्सिक्यूट करता है, जब हम पहली बार इसे एक्सिक्यूट करेंगे तो ये चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू अभी 2 है, एक्स को ये स्टार्ट करेगा 2 से, ना कि चेक करेगा। उसको ये चेक करेगा कि x 10 से कम है कि नहीं, अगर x 10 से कम होगा तो हम ये पर्टिकुलर कोड एक्सिक्यूट करते हैं। फिर यहाँ पर जो वैल्यू है या तो हम इसे बढ़ा सकते हैं या तो हम इसे घटा सकते हैं, उसे वो करेगा। जैसे कि हम पे बढ़ा रहे हैं, अब ये x 3 हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि x 3 से कम है कि नहीं, अगर x 3 से कम होगा तो हम उसे प्रिंट करेंगे, जो कि यहाँ पर हो रहा है 2 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू 8 होगी यहाँ पे 8 को प्रिंट करेंगे, फिर हम x को बढ़ा के 9 करेंगे, हम चेक करेंगे 10 से कम है नहीं, फिर हम 9 को प्रिंट कर देंगे। फिर हम 9 को बढ़ा के 10 करेंगे, बट 10 से कम नहीं होता है हमारा प्रोग्रामिंग का, या फिर नॉर्मल भी यही कॉन्सेप्ट है, कोई भी नंबर अपने से छोटी नहीं हो सकती है। तो फिर हमारा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके हम यहाँ पर आकर जो भी यहाँ बाहर का जो भी कोड होगा वो हम एक्सिक्यूट करेंगे। यहाँ पे कोई कोड नहीं है तो एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है, बट हम सिंपली प्रिंट कर दें console डॉट लॉग आउट, कम ऑन, आउट ऑफ लूप। तो अब ये कोड प्रिंट होगा जैसे हम इसे कंप्लीट एक्सिक्यूट करेंगे तो आउट ऑफ लूप। अब यहाँ पर अगर हम चीज़ों को सही से कंट्रोल नहीं करते तो एक सिंपल सा एरर आता है जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप एरर। अब इनफाइनाइट लूप हमेशा एरर नहीं होता, कई बार हमें इनफाइनाइट लूप की ज़रूरत खुद भी पड़ती है, बट कई बार ये एरर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक्स को बढ़ाऊँ नहीं बट एक्स को घटा दूँ, सो माइनस 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 एक्स, तो अब क्या होगा, जैसे हम इससे प्रिंट करेंगे आप देख सकते हैं माइनस होते जा रहा है। तो ये एक एरर है, क्योंकि
अब यहाँ पे कहने मतलब ये है कि x 10 से कम है या नहीं, तो 2 10 से कम है, हमने 2 को प्रिंट किया, फिर हमने इसे 1 कर दिया जो कि 10 से कम, फिर हमने इसे 0 किया -1 -2, तो ये पार्ट हमेशा 10 से कम ही रहेगा। तो अब ये इन्फाइनाइट लूप ये पूरी तरह से प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि वो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे वो इशू है या फिर वो उसे वैसे ही इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। अब जब भी हम कभी भी इन्फाइनाइट लूप को यूज़ करते हैं तो किसी भी काम के अकॉर्डिंग, तो हमें उसे कभी ना कभी ब्रेक करना होगा। ना सिर्फ इन्फाइनाइट लूप को, कभी भी हमें लूप को ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये लूप को अगर मैं नॉर्मली रन करूँ अपने x++ के साथ, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सो ये 2 से लेकर 9 तक प्रिंट हो रहा है। अब हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 5 के बाद ये लूप प्रिंट करना बंद कर दे, जो कि लेट्स से कोई सिंपल कंडीशन है। तो यहाँ पे मेरा सिंपल कंडीशन है कि अगर x की वैल्यू 5 हो जाए तो हमें इसे प्रिंट करना बंद करना, मैं सिंपली ब्रेक को कॉल कर ले रहा हूँ। अब क्या होगा, जब मैं इसे हम प्रिंट करेंगे तो हमें एक ही बार में ये आउट ऑफ लूप मिल जा रहा है, जो कि सही है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ तो प्रिंट किया ही नहीं है। तो यहाँ पे चाहिए console.log और वापस हमें x को प्रिंट करना है। तो सिंपल, अब अगर हम इसे रन करें तो हमें यहाँ पे 2 3 4 5 दिखेगा, फिर आउट ऑफ लूप हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 5 के बाद हम आउट ऑफ लूप नहीं करें, बस वापस से ऊपर भेज दें, सो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंटिन्यू। अब कंटिन्यू में क्या होगा, जैसे हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब x की वैल्यू 5 हो रही है तो हम यहाँ पे कुछ तो कर रहे हैं बेकिर, हम ये बोल रहे हैं कि वो काम करने के बाद हमें अपने लूप को ब्रेक नहीं करना है, हमें उसे जैसे वैसे रन करने देना है कि वापस से उस लूप को उसी पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ लॉग, यहाँ पर अगर मैं लॉग करने की कोशिश करूँ x की वैल्यू को, सब देखेंगे कि जब x की वैल्यू 5 होती है हमें 5 2 बार मिलेगा क्योंकि x की वैल्यू 5 है, बट हम वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। जब हम यहाँ से ब्रेक यूज़ करेंगे तो फिर x की वैल्यू 5, हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू 5 हो गई और हम वहाँ से लूप से आउट हो गए। अब जावास्क्रिप्ट में हमें फॉर के अलग अलग वर्जन्स भी मिलते हैं जिनका बेसिकली बहुत ज़्यादा बेहतर यूज़ होता है अरेज में लूप करने के लिए। जैसे कि मेरे पास फोर इन लूप है, फोर ऑफ लूप है, जिनका बेटर एक्सप्लेनेशन होगा जब हम अरेज के बारे में बात कर लेंगे। तो उसके पहले हमारे पास है वाइल लूप, जिसका कॉन्सेप्ट अगेन किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है। हमारे पास होता है वाइल, जिसके अंदर हमारे पास होता है कंडीशन, और यहाँ पर हमारे पास होते हैं स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे स्टेटमेंट्स के बाद ही हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है। सो इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट के बाद भी। तो अगर हम इसे एक्सिक्यूट करने की कोशिश करें अपने फॉर लूप को यूज़ करके, तो हमारे पास आएगा वाइल x इज़ लेस देन 10। हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं लॉग करना अपनी x की वैल्यू को। सेव करते हैं। अगर मैं इसे रन करूं हमें इशू मिलने वाला है। ओके, ये लाइन गलत है, बट हमें ये नहीं, हमें दूसरा इशू मिलने वाला है, वो ये है कि अगेन हमें एक इनफाइनाइट लूप मिलेगा। रीज़न ये है कि जब हम x की वैल्यू को यहाँ पर एक्सिक्यूट कर रहे हैं तो हम 5 पे ला रहे हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू है ये 5 से कम है, x इज लेस देन 10, यानी कि 5 10 से कम है, और हम यहाँ पे 5 को कंटिन्यूसली प्रिंट कर रहे हैं। तो ये लूप कुछ ऐसे रन करें कि हम एक बार चेक करें क्या x की वैल्यू 10 से कम है या नहीं, यानी कि क्या 5 10 से कम है या नहीं, जो कि सही है तो हम 5 को प्रिंट कर दे रहे हैं। हम फिर चेक कर रहे हैं 5 10 से कम है या नहीं, जो कि सही है तो हम फिर 5 को प्रिंट कर दे रहे हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर चाहिए जो कि हमारे इस लूप को किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे जाके ब्रेक कर सके। अब हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि x++ यानी कि x की वैल्यू को एक बार चेक करो फिर बढ़ा दो। अब ये कुछ ऐसा होगा, अगेन 2 से लेकर 9 तक हमें यहाँ पर कोड दिख जा रहा है। तो वाइल लूप में हमें अपना जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर स्टेटमेंट होता है उसे हमें खुद से प्लेस करना होता है, हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे उसे रख सकते हैं। वाइल के साथ हमारे पास एक डू वाइल लूप भी होता है जिसे हम बोल देते हैं डू, और फिर होता है हमारे पास वाइल। अब डू वाइल और नॉर्मल वाइल में फ़र्क इतना है कि जो नॉर्मल हमारे लूप्स होते हैं वो फर्स्ट एक्सिक्यूशन के पहले भी कंडीशन को चेक करते हैं, बट जो हमारा डू वाइल लूप है वो फर्स्ट एक्सिक्यूशन के टाइम कोई भी स्टेटमेंट को चेक नहीं करता। जैसे कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस डू वाइल को अनकमेंट करूं, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ x इज़ लेस देन 10, लेट्स से मैं इस x को ग्रेटर देन 10 कर दे रहा हूँ। सेव करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ तो अब देख सकते हैं कि मुझे 5 तक मिला, फिर सीधे आउट ऑफ लूप।
तो जबकि हमें यहाँ पर एटलीस्ट एक बार तो हम x को प्रिंट कर सकते थे, बट ऐसा नहीं होता है। हम पहले चेक करते हैं फिर हम प्रिंट करते हैं। बट डू वाइल में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, हम एक बार चेक करते हैं फिर हम प्रिंट करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा हूँ console.log x की वैल्यू जो कि 5 है, बट मैं यहाँ पे वाइल कंडीशन कुछ ऐसे चालू जो कि रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि x इज़ लेस देन 2, जो कि ऑब्वियसली गलत है। फिर भी अगर मैं इसे एक्सिक्यूट करें तो आप देखेंगे कि हमें 5 की वैल्यू एक और बार मिल जाएगी, जो कि इस वाले पर्टिकुलर डू के कारण है। और यहाँ पर अगर मुझे हम कुछ और प्रिंट कर देते हैं, एंड अगर हमें लॉग में कुछ सिंपल स्टैटिक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को साथ में प्रिंट करना हो, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ द वैल्यू फ्रॉम डू, जो कि स्टैटिक स्ट्रिंग है, लेकिन इसके साथ मुझे x को प्रिंट करना है तो हम एक प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए काम कर देता है। तो अब मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं द वैल्यू फ्रॉम डू जो कि है 5। तो डू का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हमारा जो कंडीशन है वो गलत भी हो तो भी एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट करेगा। और वाइल एंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि अगर कंडीशन गलत हो तो वो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट में सिंपल सा लूप्स का कॉन्सेप्ट जो कि अगेन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैच करता है। जो हमारे अलग से लूप हैं फॉर इन एंड फॉर ऑफ, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करते हैं अरेज के साथ, तो उनके बारे में बात अभी करेंगे जब हम अरेज को समझेंगे। तो अब तक हमने जावास्क्रिप्ट में जो भी देखा है वो सब बेसिक प्रोग्रामिंग था, जो कि ऑलमोस्ट दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैच करता है, जो कि शुरू में कोई भी सीखता है, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो या फिर जावा हो। वो हम देखने वाले ऐसे कॉन्सेप्ट को जो कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा अलग होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अरे से। अब जैसे कि किसी भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम जानते हैं कि एक अरे एक कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप के वेरिएबल्स का, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट में एक अरे सिमिलर एज वेल एज मल्टीपल डेटा टाइप्स के वेरिएबल का कलेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। अब अरे बनाने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। हम एक वॉर कीवर्ड यूज़ करते हैं एक वेरिएबल के लिए, अपने अरे को कोई भी नाम दे देते हैं, लेट्स से ARR। अरे बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो यहाँ पे डालना होता है सिर्फ अपना सिंटैक्स, अपने जो मेरे आइटम्स होते हैं वो। तो एक तरीका है डायरेक्ट हम आइटम्स डालते हैं अपने इन दो ब्रैकेट्स में। अगेन जैसा कि मैंने कहा ये आइटम कलेक्शन हो सकते हैं डिसिमिलर डेटा टाइप्स के, यानी कि डिस्क्रीट डेटा टाइप्स के। सो मेरे पास 12 हो सकता है, साथ में मेरे पास एक स्ट्रिंग हो सकता है जो कि है नेम, और मेरे पास 12.13 भी हो सकता है। तो मेरे पास एक नंबर, एक स्ट्रिंग और एक फ्लोटिंग वैल्यू, साथ में हम ट्रू भी डाल सकते हैं। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करनी है, कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है जैसा किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। लेट्स से मुझे 12 को प्रिंट करना है, तो अरे की काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। वी हैव 0 1 2 3। तो मुझे 12 को प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंट करना होगा ARR 0। सेव करते हैं, इस जगह प्रिंट करूँ मुझे 12 प्रिंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल है बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अरे बनाने का एक और तरीका भी है, और वो है कि मैं बोल सकता हूँ वॉर ARR2, और इसे हम बनाते हैं अरे फंक्शन को यूज़ करके। सो ये एक अरे जो कि एक्चुअली एक इंटरफेस होता है। यहाँ पे हम डाल सकते हैं जो भी अपना यहाँ पे मेरे अरे के एलिमेंट्स हैं उसे डायरेक्टली। सो लेट्स मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ 12 नेम, एंड ये हो गया मेरा अरे। अब मैं चाहूँ तो ARR2 के 0th एलिमेंट को प्रिंट करूँ तो भी हमें यहाँ पर 12 मिलेगा। तो ये दो तरीका है। आइडियली हम फर्स्ट तरीका ही फॉलो करते हैं, बट सेकंड तरीका भी जानना सही है क्योंकि वो भी बहुत बार लोग यूज कर सकते हैं। अब अरे की जो बात है ये वैसे तो यहाँ तक काफ़ी सिंपल है, लेकिन यहाँ पर हम मैप्स भी हमारे जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं। इन्हें हम वैसे ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, लेकिन बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैप भी बोला जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट हम इसे हमेशा मैप नहीं, हमेशा ऑब्जेक्ट्स ही बोलेंगे, बट ये क्लासेस के ऑब्जेक्ट जैसे नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया। जब अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमारा एक क्लास होता है, और उस क्लास के सारे मेथड्स को, वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए हम उस क्लास का जो इंस्टेंस बनाते हैं उससे हमें ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। मैप्स जो कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, सी एंड C++ में नहीं है, बट जावा या पाइथन में होते हैं। तो मैप्स में क्या होता है, हमारे पास एक की होता है और एक वैल्यू का पेयर होता है। अब जावास्क्रिप्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर अरे की बात की जिसमें की और वैल्यू पेयर है, बट हमें दिखता नहीं है। दिखता इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर की हम असाइन नहीं करते, वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 12 नेम, 12.12 एंड ट्रू, ये सारी वैल्यूज़ है। कीज़ है यहाँ पे 0 1 2 3, बट ये हम असाइन नहीं कर रहे हैं। बट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कीज़ भी असाइन कर सकता हूँ। उसके लिए हमें बनाना पड़ता है मैप्स को। मैप्स के लिए हम यूज़ करते हैं हमें यहाँ पर कोई नाम देना होगा अपने मैप को, लेट्स से माई मैप इज इक्वल टू, और हम यूज़ करते हैं दो पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम डाल सकते हैं अपने मैप की
की वैल्यू पेयर को। अब यहाँ पर मेरा की कुछ भी हो सकता है। लेट्स से मैं की दे रहा हूँ एज, सो हम की देते हैं अपने कोट्स में और एज में बोल दे रहा हूँ 12। उसके बाद लेट्स से मैं नेम दे रहा हूँ, सो ये हो गया मेरा नेम और इसे मैं वैल्यू दे रहा हूँ फ्रेंड्स। सो ये हमारा की वैल्यू पेयर। इसे एक्सेस हम कैसे करते हैं, जैसे हम अरे को यूज़ करते हैं की वैल्यू पेयर को यूज़ करने के लिए, वैसे ही हम मैप्स के की वैल्यू पेयर को भी एक्सेस करते हैं। सो मैं बस बोल रहा है माई मैप और यहाँ पर हमें की देना है। और हमारा की क्या, मेरा की 0 1 2 वाला नंबर नहीं है, मेरा की क्या है, एक स्ट्रिंग है जो कि है एज, एक और स्ट्रिंग है जो कि है नेम। तो अगर मुझे एज प्रिंट करना है तो मुझे एज को एज ए की पास करना होगा और इसे हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। ये होता है मैप्स का कॉन्सेप्ट। बट जावास्क्रिप्ट में हम इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रीज़न ये है कि हम मैप्स के अंदर एक्चुअली फंक्शंस को भी कोड कर सकते हैं। सो इसे हम बोल सकते हैं, लेट्स से मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है फुल नेम, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि फुल नेम। अब ये फुल नेम एक फंक्शन है, सो हम बोल सकते हैं ये एक फंक्शन होगा और जावास्क्रिप्ट को इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स, अब जब हम इसे ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। टर्मिनोलॉजी यहाँ पर ये होता है कि हम इसे एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ये जो एज और नेम है इसे हम इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोलेंगे और ये जो फंक्शंस है इसे हम इस ऑब्जेक्ट की फंक्शंस बोलेंगे। तो लेट्स से ये फुल नेम एक फंक्शन है। अब यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, लेट्स से मैं सिंपली यहाँ पे बस लॉग कर दे रहा हूँ console डॉट लॉग और मैं लॉग कर दे रहा हूँ फुल नेम फंक्शन। अब हम इसे अगर सेव करते हैं तो यहाँ पर मैं अपने इस पर्टिकुलर मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ। मेथड को कॉल करने के लिए हमें बस यहाँ पे एक डॉट के साथ उस मेथड का नाम देना है जो कि है फुल नेम। तो सेव करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, हमें पता चल रहा है कि ये फंक्शन है फुल नेम। अब मैंने इसे यहाँ पे कॉल किया, बट ये कॉल ऐसे करने पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट करने के लिए मुझसे बिल्कुल वैसे कॉल करना होगा जैसे हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। ऑल्दो हमने ये नहीं देखा है कि फंक्शंस क्या होता है और कैसे कॉल करते हैं, बट फिर भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इसे एक फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें एंड में ये पैरेंथेसिस देना होता है। तो मैं इसे रन करूँ तो हमें पता चलेगा ये एक फुल नेम फंक्शन है और ये अनडिफाइंड है। अब ये अनडिफाइंड वैल्यू हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअली रिटर्न करना होता है कोई भी वैल्यू को। लेट्स से मैं रिटर्न कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को और अब अगर मैं इसे रन करूं और मेरी रिटर्न की स्पेलिंग अगर सही हो तो हमें यहाँ पे दिखेगा कम ऑन app.js। तो यहाँ पे दिख रहा है फुल नेम फंक्शन जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली जब हम माई मैप से इस फुल नेम को कॉल करते हैं तो ये उस फंक्शन को पहले एग्जीक्यूट करता है और फिर ये बताता है कि उससे हमें रिटर्न क्या मिला, और चूंकि यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं था इसलिए अनडिफाइंड था। तो ये जावास्क्रिप्ट में मैप का कॉन्सेप्ट, जिससे हम एक्चुअली अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम और डीप में पढ़ेंगे दिस एंड डी स्ट्रक्चरिंग वगैरह को बाद में। अभी हम बात करते हैं और अरेज की। बट हमें बस ये याद रखना है कि अगर हम की वैल्यू पेयर को यूज़ करें तो हम उसे अरे नहीं बोलेंगे, ना ही हम उसे मैप बोलेंगे, हम उसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये जो हमारा नॉर्मल सा अरे है, इस अरे में बहुत सारे हमें मेथड्स मिलते हैं प्री बिल्ट, जिन मेथड्स को यूज़ करके हम यहाँ पे बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा तरीका है पुश करने का। अब पुश जो मेथड होता है ये अरे में किसी एलिमेंट को ऐड करता है एंड में। फिलहाल मेरा ये ARR एक अरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं जिनकी काउंटिंग होगी 0 से लेकर 3 तक। अब मुझे अगर इस अरे में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो मुझे बस बोलना होगा ARR डॉट पुश, और पुश से हम कोई वैल्यू पुश कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पुश, हम यहाँ पे कुछ भी पुश कर सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, कुछ भी। लेट्स मैं पुश करना चाहता हूँ एक स्ट्रिंग को और मैं इसे नाम दे देता हूँ एंड। सो सेव करते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूँ अगर ARR, मुझे यहाँ पे कॉल करना है अरे के लास्ट एलिमेंट को ARR एस, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसकी की होगी फिलहाल 4। सेव करते हैं और इससे अगर हम रन करें तो हमें मिलेगा एंड, जो कि हमने अभी अभी पुश किया है। तो पुश को हम यूज़ करते हैं अरे में एक लास्ट एलिमेंट को ऐड करने के लिए। और वैसे हम अगर हमें इस एरे का लेंथ पता हो तो हम एक एंड में वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। अब इसका ट्रिक क्या है, लेट्स से मुझे इस एरे का लेंथ नहीं पता और मुझे लास्ट में किसी वैल्यू को ऐड करना है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं ARR, मुझे यहाँ पे बताना है कि हम कौन से प्लेस पे वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। अगर मैं बोल दूँ ARR 0 इज इक्वल टू लेट्स से 13, तो अब क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर मैं प्रिंट करूँ अरे के 0th एलिमेंट को तो वो 12 से हट के 13 हो गया, अपडेट हो गया। बट मुझे एंड में प्लेस करना और मुझे यहाँ पे लेंथ नहीं पता है। वैसे तो मेरे पास पुश मेथड भी है, बट अगर कोई चाहे C++ वाले तरीके को यूज़ करने का तो हम यहाँ पे बस बोलेंगे ARR डॉट लेंथ। अब लेंथ क्या करता है, हमारे अरे की लेंथ को रिटर्न करता है। तो हम इसे सेव करें तो मैं रिटर्न करूँ और यहाँ पर अगर मैं
अरे के लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करूं जो कि अब है 0 1 2 3, यहाँ पर हम एक ऐड कर लेंगे 4 और एक 5। तो मुझे यहाँ पे करना है 5 को से हम प्रिंट करें, ये एंड होगा। अगर हम करें 4 को तो ये होगा अब 13। सो जैसे हम देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक एंड में एक एलिमेंट को पुट किया है। और अगर मैं पूरे अरे को प्रिंट करूँ तो हमें अपने यहाँ पे पूरा का पूरा अरे देखने को मिल जाएगा, जो कि अब कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जावास्क्रिप्ट का मेथड। तो मेरे पास एक और मेथड अवेलेबल है जो कि अरे डॉट लेंथ, और ये प्रिंट करता है हमारे अरे के लेंथ को। सो अगर हम लॉक करें तो ये बता देगा कि हमारे अरे का लेंथ 6 है। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरह ही यहाँ भी हमें जो लेंथ मिलता है वो हमेशा एक्चुअल एलिमेंट से एक एक्चुअल एलिमेंट के बराबर होता है, लेकिन एक्चुअल एलिमेंट के की से एक ज़्यादा होता है। तो एक्चुअल एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, बट जो एक्चुअल की है वो है 0 1 2 3 4 5। तो ये की से एक ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हम अपने अरे के लास्ट एलिमेंट को, जैसे हमने यहाँ पे पुश किया तो हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट किया, अगर हमें लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास तरीका होता है arr.pop। पॉप क्या करता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसे डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लास्ट में एंड पुश किया है। अगर मैं बिना पॉप के अपने इस अरे को प्रिंट करूँ तो ये है मेरा पूरा अरे, लेकिन अगर मैं अरे डॉट पॉप को कॉल करूँ तो ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा, और अब मेरे पास बिना लास्ट एलिमेंट का ये पूरा अरे अवेलेबल है। तो ये है अरे का पॉप मेथड। इसके बाद है हमारे पास शिफ्ट एंड अनशिफ्ट मेथड। तो अरे डॉट पॉप, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो लास्ट एलिमेंट होता है इसे रिमूव कर देता है, लेकिन अगर मैं अरे डॉट शिफ्ट यूज़ करूँ तो ये लास्ट नहीं बल्कि फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो अब अगर मैं इसे रन करूँ तो ये था मेरा नॉर्मल अरे, बट यहाँ पर अब 12 गायब है बट एंड अवेलेबल है। यानी कि शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। अब यहाँ पे शिफ्ट की खासियत ये है कि पॉप और शिफ्ट ये दोनों क्या करते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट जिन्हें ये रिमूव कर रहे हैं, चाहे वो लास्ट हो या फर्स्ट हो, उसे वो एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ वॉर एक्स इज इक्वल टू arr.shift, तो ये जिस एलिमेंट को रिमूव कर रहा है उसे एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये एक सही तरीका है लास्ट या फर्स्ट एलिमेंट को गेट करने का, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमने देखा कि पुश मेथड जो है वो एंड में एक वैल्यू को ऐड करता है, लेकिन अनशिफ्ट मेथड जो हमारा बिगनिंग होता है उसमें एक वैल्यू को ऐड करता है। तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसे कमेंट आउट करूँ तो मेरे पास बिगनिंग में है 12, बट अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे बिगनिंग में कोई और वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से बिगनिंग, आई होप स्पेलिंग सही हो। सो रन करेंगे तो बिगनिंग में यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वहाँ पर बिगनिंग इंसर्ट हो जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जो अनशिफ्ट है, जब हम अनशिफ्ट मेथड को कॉल करते हैं तो ये रिटर्न करता है एक न्यू अरे लेंथ। सो अगर मैं बोलूँ वॉर एक्स इज इक्वल टू, तो अब यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो हमारे अरे का न्यू लेंथ होगा। तो अगर मैं एक्स करूँ, सेव करूँ, रन करूँ, तब देख सकते हैं 7 हो गया। तो 7 क्या है, न्यू अरे का लेंथ है। और नॉर्मल लेंथ जानने के लिए तो हम कहीं भी अरे डॉट लेंथ को कॉल कर सकते हैं, और वो क्या करेगा, हमारा अरे का लेंथ उस पर्टिकुलर टाइम पे रिटर्न कर देगा। इसके बाद हमारे पास ज्वाइन एंड टू स्ट्रिंग मेथड। तो ज्वाइन एंड टू स्ट्रिंग क्या करते हैं, ये हमारे अरे के सारे एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सिंपली अरे, तो एज ऑलवेज ये हमारे अरे को प्रिंट कर देगा। अगर मैं बोलूँ arr डॉट टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करेगा इस अरे का। तो ये पूरा एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है जो कि कॉमा से सेपरेटेड है। अब इस टू स्ट्रिंग की जगह हम ज्वाइन को भी कॉल कर सकते हैं। तो ज्वाइन क्या करेगा, सेम काम करेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ओके एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अब ये भी सेम काम करेगा, एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। फर्क यहाँ पर ये है कि ज्वाइन में हम बता सकते हैं कि हम इसे ज्वाइन कौन से स्ट्रिंग से करना चाहते हैं, यानी कौन से कैरेक्टर से करना चाहते हैं। लेट्स से मैं एक डैश से ज्वाइन करना चाहता हूँ, जब मैं इसे रन करूँ तो ये एक डैश के साथ रिटर्न कर देगा। तो ये था ज्वाइन और टू स्ट्रिंग मेथड, जो कि स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को एज ए अरे रिटर्न करते हैं। यहाँ पे हम डिलीट को भी यूज़ कर सकते हैं डिलीट करने के लिए, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं होता क्योंकि ये अनडिफाइंड होल छोड़ देता है हमारे अरे में। अब वैसे तो हमने पुश के थ्रू एंड में वैल्यू को इंसर्ट करना देख लिया, एंड शिफ्ट के थ्रू अनशिफ्ट के थ्रू फर्स्ट एलिमेंट पे वैल्यू इंसर्ट करना देख लिया, लेकिन किसी डिजायर्ड पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट या डिलीट करने के लिए हमारे पास है स्प्लाइस मेथड। तो स्प्लाइस मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये मेरा arr अरे है, तो मैं पहले अपने अरे को कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें कॉल करना है, हमें यूज़ करना है स्प्लाइस मेथड को, जो कि बहुत सारे आर्गुमेंट्स लेता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से लिखा हुआ है स्टार्ट, डिलीट, काउंट, नंबर,
और उसके बाद जो हमारा न्यू एलिमेंट है वो। तो सबसे पहले हमें बताना होता है कि हम कौन से पोजीशन से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो लेट्स मैं चाहता हूँ सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करना। उसके लिए हमें बताना होता है कि हम कितना एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं। तो स्प्लाइस को यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर प्लेस से एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे कहा कि 2 से एक एलिमेंट को रिमूव करें। इसके बाद मैं यहाँ पे इस अरे को ज्वाइन से हटा के नॉर्मल अरे को प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि 2 यानी कि नेम के बाद से एक एलिमेंट जो कि 12.12 था वो हट गया और उसके बाद मेरे पास ट्रू 13 और एंड है। तो स्प्लाइस को यूज़ करके हम सिंपली अरे को रिमूव करते हैं। लेकिन हम चाहें तो न्यू अरे को ऐड भी कर सकते हैं। वो कैसे करता है, अगर मुझे यहाँ के बाद कोई एक न्यू अरे ऐड करना है तो मैं सिंपली न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो मैं सिंपली वो एलिमेंट यहाँ पे डाल दूंगा। लेट्स मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ एक न्यू स्ट्रिंग जो कि है न्यू ELEMENT सेव। यहाँ पे अगर मैं इसे वापस में रन कर आप देख सकते हैं कि सेकेंड पोजीशन के बाद एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे मैं एक ही नहीं मल्टीपल एलिमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से न्यू 2 सेव करते हैं तो यहाँ पे न्यू एलिमेंट के बाद एक न्यू 2 भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हम स्प्लाइस मेथड को यूज़ करके किसी भी डिज़ायर्ड पोजीशन से डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वैसे तो अरे में बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली जितना हम यूज़ करना चाहें। आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, या तो W3 स्कूल्स की वेबसाइट से देखें या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखें। बट एक लास्ट मेथड जो कि है स्लाइस करना। स्लाइस क्या करता है कि अरे के किसी भी पीस को एक न्यू अरे में कन्वर्ट कर देता है, हमें रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब न्यू अरे हमें रिटर्न कर रहा है तो हमें चाहिए एक न्यू अरे का वेरिएबल। सो लेट्स मैं बोल देता हूँ वॉर न्यू अरे। ये अरे आएगा मेरे ओल्ड अरे को स्लाइस करके यानी कि काट के। सो न्यू अरे डॉट स्लाइस, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में स्टार्ट एंड हमें ये सब बताना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट करते हैं हम 0 से और मुझे चाहिए 5 कैरेक्टर्स और मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है न्यू अरे। बाय द वे 5 कैरेक्टर का मतलब 5 एलिमेंट्स। सो अब मैं इसे रन करूँ अगर तो देख सकते हैं न्यू अरे है 1 2 3 4 5 और ये स्टार्टिंग से हमें 5 मिल गए। ऑल्दो यहाँ पे न्यू एलिमेंट और न्यू 2 नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे इसे रन नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो 0 से 1 करूँ तो मुझे यहाँ पर एक एलिमेंट ही मिलेगा। तो ऐसे स्लाइस को यूज़ करके हम एक नया एलिमेंट बना सकते हैं। और ये जो स्लाइस होता है ये हमारे ओरिजिनल अरे में से रिमूव नहीं करते, सिर्फ एक कॉपी को रिटर्न कर देता है जिसको यूज़ करके हम कुछ भी फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बस ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स, ऐसे बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हमारे अरे में। बट फिलहाल पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइसिंग और स्प्लाइसिंग इतना काफ़ी है अरे के लिए। अरे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि है अरे इटरेशन। अब जो हमारा वैसे तो अगर लेट्स से मुझे इस अरे के सारे एलिमेंट को इटरेट करना है तो एक तरीका क्या हो सकता है, मैं इन सबको पहले हटा देता हूँ। राइट, एक तरीका हो सकता है कि हम अपने फॉर लूप को यूज़ करें। कैसे यूज़ करें, मैं बोल रहा हूँ वॉर आई, इसे हम शुरू करते हैं 0 से। एंड कहाँ पे करेंगे, टिल आई इज लेस देन और इक्वल टू ARR डॉट लेंथ और फिर मैं बोल रहा हूँ सिंपली आई प्लस प्लस। और इसके बाद ओके लेस देन हमें इक्वल टू नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे एरर देख लेते हैं कि एरर क्या आता है ताकि हमें पता चले। लॉक कर देते हैं हम सिंपली ARR के ith प्लेस के एलिमेंट को। ऐसे रन करूँ सो हमें ओके कमान न्यू एरे अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं इसे अगर रन करूँ तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 12 नेम 12.2 ट्रू अनडिफाइंड। तो ये था 12 नेम 12.2 ट्रू और लास्ट हमें एक अनडिफाइंड मिल रहा है क्योंकि जो लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारे आई की उसके लिए कोई एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हमें यहाँ पे लेस देन करना चाहिए क्योंकि अरे लेंथ ऑलरेडी एक ज़्यादा होता है। तो लेस देन वैसे भी एक कम वैल्यू तक प्रिंट करता है, इसलिए मैं यहाँ पे लेस देन यूज़ करता है। बट एनीवे बेसिक बात ये कि हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। बट जावास्क्रिप्ट हमें हायर ऑर्डर मेथड्स देता है बहुत सारे जिसे यूज़ करके हम काफ़ी आसानी से अरे के एलिमेंट्स में इटरेट कर सकते हैं। दो तो हमने पहले ही कहा था, फॉर इन है, फॉर ईच है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरे के फॉर ईच मेथड को। तो फॉर ईच मेथड को यूज़ करके अरे को इटरेट करना काफ़ी सिंपल होता है और जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा इसे ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कैसे होता है, मुझे बस अपने अरे को कॉल करना होता है ARR, जैसा कि नेम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है फॉर ईच यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए। अब ये हमें एक कॉल बैक देता है। वैसे तो हमें पता नहीं है कॉल बैक फंक्शन कैसा होता है, बट बेसिकली हम यहाँ पर किसी भी एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। वो फंक्शन 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है यहाँ पे। और वैसे हमने फंक्शंस को नहीं पढ़ा है बट फिर भी मैं बता दूं कि 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करना क्या होता है क्या नहीं होता है। बट फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3 पैरामीटर क्या एक्सेप्ट करेगा। एक पैरामीटर होता है अरे की वैल्यू, दूसरा होता है इंडेक्स और तीसरा होता है खुद अरे। तो इसके साथ हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहे तो वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ सीधे अरे को यूज़ कर सकते हैं। इसका मेरे पास फॉर इन लूप है, फॉर ऑफ लूप है। तो फॉर इसका हम यूज़ करते हैं, फॉर के बाद वॉर एक्स इन लेट्स से ARR और
यहाँ पर अब हम इस x को यूज़ कर सकते हैं लॉग करने के लिए। तो अगर मैं कहूँ console.log और ये x सेव करें और रन करें तो हमें मिलेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 नंबर्स। ये क्या, ये बताता है इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। तो फॉर x इन जो होता है वो हमारे अरे के कीज़ को यानी बेसिकली इंडेक्स को प्रिंट करता है। x ऑफ जो होता है वो हमारे कीज़ को नहीं वैल्यूज़ को प्रिंट करता है। तो ये क्या करेगा 12 नेम एंड 12.12 एंड ट्रू को प्रिंट करेगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया अरेज और अरे के इटरेशन के मेथड्स को, जिसमें हमें ये पता चला कि हमें फंक्शंस जैसा कुछ पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखा अभी तक ऑब्वियसली, और कई बार कोड ब्लॉक जो होते हैं उसे हमें बहुत बार एक्सिक्यूट करना पड़ सकता है। ऐसे कोड ब्लॉक्स जिन्हें हमें मल्टीपल टाइम एक्सिक्यूट करना, उससे हम एक फंक्शन में डाल देते हैं, उस फंक्शन को हम नेम देते हैं और जब भी हमें मन करें उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शंस की बहुत सारी फंक्शंस के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि कोड रीडेबल हो जाता है, कोड रीयूजेबल हो जाता है और साथ में कोड मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान हो जाता है। अब बाकी सारे लैंग्वेजेस में हम फंक्शन बनाते हैं वॉइड कीवर्ड का यूज़ करके, जिससे हमें रिटर्न टाइप पता चलता है। अगर मुझे रिटर्न करना इंट तो हम इंट यूज़ करते हैं। बट जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में स्टैटिक वेरिएबल्स का यानी कि डेटा टाइप्स का कोई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें सिंपली फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड यूज़ करना होता है फंक्शन। दूसरा होता है उस फंक्शन का नेम जिस पे सेम रूल अप्लाई होते हैं जो कि वेरिएबल नेमिंग पे अप्लाई होते हैं, कि ये किसी न किसी कैरेक्टर से स्टार्ट करना चाहिए, साथ में कोई कीवर्ड नहीं हो सकता है एंड स्टार्ट हम नंबर से नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं इसे नाम दे देता हूँ माई FNC यानी कि माई फंक्शन, और इन दो पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं अपने फंक्शन के लिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे बस बोल दे रहा हूँ console.log और मैं लॉग में बस ये तो बोल रहा हूँ माई फंक्शन। ओके, अब सिर्फ इतना कर देने से अगर मैं इसे एक्सिक्यूट करूँ हमें कुछ यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे इसका कोई मतलब नहीं बनता। कॉल करने के लिए हमें बस इस फंक्शन का नाम टाइप करना होता है और ये दो पैरेंथेसिस। सेव करते हैं। अब ऐसा करते हैं हम इस फंक्शन को सिंपली कॉल कर लेंगे। ओके, और कॉल करने के बाद तो ये बेसिक फंक्शन और ये फंक्शन का कॉलिंग। अब फंक्शन हमारा कोई वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को लॉक किया और मैं बोल रहा हूँ रिटर्न लेट्स से हाय। अब मैं इसे सेव करूँ, यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो ये सिंपली माई फंक्शन देगा। बट अगर मैं इस माई फंक्शन के वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करूँ, लेट्स से वॉट x इज इक्वल टू माई फंक्शन, तो इस x में इस माई फंक्शन का रिटर्न सेव हो जाएगा जो कि हम सिंपली लॉक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें पता चलेगा माई फंक्शन एंड हाई। तो ये फंक्शन का रिटर्न करने के साथ साथ फंक्शन कोई वैल्यू का एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसे हम फंक्शन पैरामीटर बोलते हैं। लेट्स से मेरा फंक्शन यहाँ पे एक नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है। सो अब एक्सेप्ट कर रहा नंबर, तो इससे हम एक लोकल वैल्यू देते हैं, लोकल उसे हम नाम देते हैं कुछ भी अपने फंक्शन के पैरामीटर को। ये लोकल नाम हमारे फंक्शन तक ही रहता है। लेट्स से मैं कर रहा हूँ argv1 आर्ग्यूमेंट 1 एक्सेप्ट। तो मुझे यहाँ पर अब आर्ग्यूमेंट 1 पास भी करना होगा। अगर हम पास नहीं करें यहाँ पे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक फॉरगिविंग लैंग्वेज है। तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह अगर हम पास नहीं भी करते हैं जावास्क्रिप्ट उससे कोई इशू नहीं होता है। बट हम यहाँ पे अगर पास करें लेट्स से 12, तब ये एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा हमारे फंक्शन में। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो भी हमें कोई इशू नहीं है, बट हमें कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है इस 12 के रेस्पेक्टिव में। सो लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे रिटर्न करना है जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं जो कि आर्ग्यूमेंट 1 में सेव है उसमें 100 ऐड करके। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो हमें नीचे दिख रहा है 112, यानी कि हमने 12 पास किया और 100 ऐड करके 112 रिटर्न कर दिया गया। अगर मैं 122 पास करूँ तो हमें 222 मिलेगा, यानी कि ये फंक्शन का रिटर्न, फंक्शन का पैरामीटर और रिटर्न। एंड जावास्क्रिप्ट आप देख सकते हैं कितना फॉरगिविंग लैंग्वेज है। हमने एक पैरामीटर को यहाँ पे यूज़ किया लेकिन हमने उसे पास नहीं भी किया तो भी जावास्क्रिप्ट को उससे कोई इश्यू बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद हमारे पास फंक्शंस में एक कॉन्सेप्ट आता है लोकल वेरिएबल का, जो कि एक्चुअली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ES6 में लोकल वेरिएबल को यूज़ करने का काफ़ी अच्छा तरीका है, तो इसलिए मुझसे इसके बाद देखेंगे। तो हम फंक्शंस को समझ चुके थे। एक बार हम ये देखते हैं, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे फंक्शंस को यूज़ करके हम लेट्स से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बस सिंपल सा कोड मुझे बस बनाना होगा एक फंक्शन जिसे हम नाम दे देते हैं लेट्स से मल्टीप्लाई। यहाँ पे मुझे दो नंबर्स एक्सेप्ट करने हैं, लेट्स से arg1 एंड arg2। मुझे क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से मैं रिटर्न कर देना चाहता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई arg1 इंटू arg2। फाइन, मुझे यहाँ पे इंटू यूज़ करना है ना कि 8। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ लेट्स से मल्टीप्लाई, इसे दो नंबर्स पास करता हूँ लेट्स से 12 एंड 12, तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न करेगा इसके सम को।
अब मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसे प्रिंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे console.log यूज़ कर सकते हैं और वो हमारा काम कर देगा। जस्ट बोलना है console.log ये मल्टीप्लाई 12 की वैल्यू को हम सेव करते हैं, रन करते हैं और ओके हमें इशू है argv1 नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने argv1 लिया ना कि argve। अब मैं इसे अगर रन करूँ तो हमें 144 मिलेगा, जो कि ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि हम कैसे फंक्शन में वैल्यूज़ को पैरामीटर्स को एज ए वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, साथ में रिटर्न भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, वो क्या है, जैसा कि हमने पहले कहा कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं की वैल्यू पेयर होते हैं, जहाँ पे की हमारा रहेगा वैल्यू हमारा रहेगा, बट हम इसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्योंकि हम इसमें मेथड्स भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं C++, उसमें कॉन्सेप्ट होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं, बट ये ऑब्जेक्ट उस क्लास के ऑब्जेक्ट जैसा नहीं है। ये ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल तरीका, लेट्स से बोलते हैं वॉर और इससे हम नाम दे देते हैं OBJ। हम पैरेंथेसिस में डालते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को और मेथड्स को। प्रॉपर्टी ऐसा होता है इसमें की और वैल्यू, लेट्स से जैसा कि हमने पहले बताया था एज, ये हो गया 18। उसके बाद लेट्स से मैंने कहा नेम, जो कि हो गया प्रिंस। मेथड्स वैसे होते हैं जो कि फंक्शन होते हैं, लेट्स से हम बोलते हैं चेक एडल्ट, फाइन। चेक एडल्ट में मेरा भी एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या करेगा, बताएगा कि ये एडल्ट है कि नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं सिंपली कि इफ़, अब मुझे अगर अपने इस ऑब्जेक्ट के किसी एक की के वैल्यू को यूज़ करना अपने फंक्शन के अंदर, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमें कॉल करना होता है दिस को। तो दिस कीवर्ड क्या करेगा, अगर मैं बोलूँ दिस डॉट एज, तो ये रिटर्न करेगा इस प्रॉपर्टी का, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी का वैल्यू। तो बोलो कि इफ दिस डॉट एज इज लेस देन 18, तो मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ एक की जो कि है, सॉरी की नहीं, एक स्ट्रिंग जो कि है अंडर एज। अगर ये सही नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे पास्ट। मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करना है एक्चुअली। तो बस ये हमारा सिंपल सा की हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को अगेन हमें कॉल करना है, तो हमें लेट्स से हमें यूज़ करना है। तो कंसोल में हम लॉक कर सकते हैं कोई भी की वैल्यू पेयर को। अभी हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस देता है। लेट्स से मुझे इस OBJ के हमें एज को प्रिंट करना है, तो मैं OBJ डॉट एज भी यूज़ करता हूँ, तो भी ये हमें बता देगा कि एज कितना है, जो कि है 18, राइट। साथ में मैं एज एन अरे भी यूज़ करूँ एज को की तरह, तो भी ये बता देगा कि एज कितना है 18। बट अगर मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे फाइनली OBJ डॉट चेक एडल्ट और फिर एज ए फंक्शन इसे कॉल करना होगा, और फिर ये बताएगा पास्ट। सिंस ये 18 है तो हमें पता चल गया पास। अगर मैं इसे लेट्स से 16 कर दूं तो ये हो जाएगा अंडर एज। मैं इसे अगर 21 कर दूं तो अगेन एज ऑलवेज पास्ट हो जाएगा। तो बस ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, कमेंट वेरिएबल, डेटा टाइप ऑपरेटर, टाइप ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स, ऑब्जेक्ट्स। अब इन सारी चीज़ों को हम फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, index.html के साथ, यानी कि script.js के साथ, एंड node.js के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बट नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे उन सारे एडवांस कॉन्सेप्ट को, एडवांस या फिर आप न्यू भी बोल सकते हैं, जो कि हमें अभी अभी जावास्क्रिप्ट में मिले हैं, जैसे कि क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड, एरो फंक्शंस, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, डीस्ट्रक्चरिंग। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम जेसन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम फाइल्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और दो जावास्क्रिप्ट फाइल के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है ताकि हम सेम कोड को मल्टीपल फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। साथ में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक एक इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट का। मैं इसे एकदम से डॉम जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन भी नहीं बोल सकता हूँ, साथ में हम इसे Node.js इंट्रोडक्शन भी नहीं बोल सकता, बस इसे बोल सकती है एक प्योर जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन है। फर्क बस इतना है कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को एक्सिक्यूट करने के लिए, यानी कि उसका आउटपुट देखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं Node.js को।